लेट्स स्टार्ट। डेमोग्राफिक कंडीशन। जब मैं डेमोग्राफिक कंडीशन बोलता हूँ उसका मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। कोई भी देश में पॉपुलेशन कैसी है अगर वो समझना है तो उसको डेमोग्राफिक बोलते हैं। डेमोग्राफिक, डेमोज यानी पीपल, लोग, लोग कैसे हैं, राइट। इंडिया में मैंने जैसे बताया था कि पर कैपिटा इनकम या फिर नेशनल इनकम की कैलकुलेशन किसी ने की ही नहीं थी अभी तक, राइट। जो पहली दफा नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की जो कैलकुलेशन की गई फर्स्ट टाइम, that was in the year 1881, right? So the population of the British India were first collected through a census. पहली दफा सेंसस में कलेक्ट की गई वो पॉपुलेशन और वो थी 1881. Now what is the population at that point of time? उस जमाने में अगर आप पॉपुलेशन देखो तो इंडिया की पॉपुलेशन 20 करोड़ भी नहीं थी, राइट। आज कितनी है? 140 करोड़ के क्रॉस हो चुकी है, राइट। वी डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर, बट 1881 वाज द फर्स्ट ईयर जब सेंसस कलेक्ट किया गया। और एवरी 10 ईयर्स के बाद हर 10 साल में ऐसे सेंसस कलेक्ट किए गए। अगर आप देख सकते हो, ये नीचे मैंने जो पॉपुलेशन का मैप दिया है उसके अंदर आप देख सकते हो कि 1901, उसके बाद 1911, 21, 31, हर 10 साल में पॉपुलेशन की गिनती चालू हुई। और ऐसे पॉपुलेशन के सेंसस लेने के लिए आपके घर पे भी आते हैं, राइट, सेंसस सर्वे करने के लिए, राइट। आपको पूछते हैं कि घर में कितने लोग हैं, कितने क्या कोई ऑक्यूपेशन कर रहा है, कौन कितने हाउस वाइफ या काम नहीं कर रहा है, कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। एवरी डिटेलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन दे टेक। नाउ 1901 से अगर आप देखो तो पॉपुलेशन देखो कैसे बढ़ रही है इंडिया में, राइट। ये बार डायग्राम से आपको समझ में आता है। बट इफ यू लुक इट केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया में पॉपुलेशन का बढ़ना अगर सही मायने में अगर चालू हुआ हो तो वो है 1921 के बाद। क्योंकि 1921 तक अगर आप देखोगे पॉपुलेशन तो स्टेगनेंट थी इंडिया में, राइट। इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन स्पीड से बढ़ नहीं रही थी, राइट। बहुत स्टेगनेंट जैसी थी। और 1921 के बाद अगर आप पॉपुलेशन को देखो तो बहुत रैपिड ग्रोथ हो रहा है इंडिया में। मैं ये बोल सकता हूँ पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, राइट। ऐसा बोलूँ तो अभी गलत नहीं हूँ। Before 1921, India was at the first stage of demographic transition. इंडिया पहले स्टेज में था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन यानी बदलाव, जो पॉपुलेशन बदलाव हो रहा था उसके पहले चरण में था 1921 के पहले। 1921 के बाद वो सेकंड फेज में आया। अभी ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पहला स्टेज कौन सा, सेकंड स्टेज कौन सा? उसको समझने के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे पूरा डायग्राम ड्रॉ किया है, उसके हम मदद से हम समझ सकेंगे, राइट नाउ डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। पर इतना याद रखो कि 1921 वाज अ डिसिसिव ईयर और डिवाइडिंग ईयर था, क्योंकि 1921 के बाद ही पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया में चेंज होने लगे। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। नाइदर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एट दिस स्टेज वाज वेरी हाई। इंडिया में पॉपुलेशन भी बड़ी नहीं थी ज्यादा और रेट भी इतना ज्यादा नहीं था। पर 1921 के बाद अगर आप देखने जाओ तो इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत बढ़ने लगा, राइट। बहुत स्पीड में बढ़ने लगा। और ये चार्ट से, ये लाइन डायग्राम से आप समझ सकते हो उसको ध्यान से। अगर आप ऑब्जर्व करोगे अभी के मायने में तो एक टाइम आएगा जब इंडिया चाइना को सरपास कर देगा। अगर बाकी कंट्रीज में अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ देख रहे हो 1950s के बाद, राइट, तो ये ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं है। और ये प्रोजेक्शन किया गया है कि कितनी स्पीड से बढ़ेगा। ये प्रोजेक्शन भी एस्टिमेटेड है, रियलिटी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। पर इंडिया में तो ये रियलिटी होगी, समझते। इफ यू लुक एट दिस कंट्री लाइक जर्मनी, जापान, राइट, और यूएसए, राइट, और रशिया। रशिया, जर्मनी, जापान अगर पहले लास्ट ये 3 देश देखे हम तो उसके ग्राफ तो बहुत लो है। उनकी पॉपुलेशन 0.25 बिलियन से भी कम है। यूएस की पॉपुलेशन देखें तो 0.50 बिलियन से भी कम है, राइट। 0.50 बिलियन का मतलब 50 करोड़ से भी अंदर की पॉपुलेशन है। और इन लोगों के पास हमसे, रशिया और यूएस खास करके, इन लोगों के पास अगर हम देखने जाए तो हमसे 3 या 4 गुना जमीन है। हमारे पास तो जमीन भी इतनी नहीं है। दुनिया की सिर्फ 2% जमीन हमारे पास है, दुनिया में जितनी जमीन है। और उसमें कितनी दुनिया की आबादी रहती है? दुनिया की जितनी भी आबादी है उसकी 17 to 18% आबादी इंडिया में बसती है। सो ऐसा सोचो कि 2% लैंड बैंक पे हम 17 लोग बसते हैं। और
अगर चाइना की हम कंपेयर करने जाए तो चाइना भी बहुत ओवर पॉपुलेटेड है और आज चाइना नंबर 1 पे है, राइट? इंडिया उसके पीछे है। पर सुन, 2025 में ऐसा टाइम आएगा जब चाइना की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, नीचे गिर रही है, और इंडिया वाज एट द टॉप, कहीं पे तो नंबर 1 आएंगे, राइट? बट दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड साइन फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया के पास इतनी जमीन भी नहीं है। इवन चाइना के पास भी हमसे 3 गुना ज्यादा जमीन है। इफ यू लुक एट चाइना, तो डेफिनेटली चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमको फर्क पड़ेगा, और यही बहुत समझने की जरूरत है हमको। तो 1921 के बाद ही ये सब चालू हुआ, राइट? पॉपुलेशन का एक्सप्लोड होना, और कैसे ये एक्सप्लोड होता है, कैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बदलता है, हम समझते हैं डायग्राम के तहत। Now look at this diagram very carefully, right? ये आपके टेक्स्ट में नहीं दिया ऐसा कोई डायग्राम, इस समझने के लिए है आपको सिर्फ। क्या होता है, कभी इकोनॉमी जब स्टार्ट होती है तो उसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है। यहाँ पे देख सकते हो पॉपुलेशन कम है। उसका रीजन का क्या है? दैट मीन्स दे आर ऑन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। उसका मतलब क्या है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन इतना ही है कि बर्थ रेट तो हाई होती है। बर्थ रेट यानी लोग ज्यादा बच्चे करते हैं, लाइक पैदा करते हैं, तो दैट इज बर्थ रेट इज वेरी हाई, बट एट द सेम टाइम डेथ रेट इज आल्सो हाई। नाउ डेथ रेट हाई होने का रीजन क्या है? डेथ रेट इसीलिए हाई है, डेथ रेट इसीलिए हाई है बिकॉज द रीजन इज कि उस टाइम में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती है, क्योंकि इकोनॉमी जस्ट स्टार्ट हुई है। पर जैसे जैसे इकोनॉमी मैच्योर होती है तो उस टाइम पे बर्थ रेट तो हाई रहता है, राइट? बर्थ रेट तुरंत नहीं गिरता है, बर्थ रेट विल रिमेन हाई, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डेथ रेट कम हो जाता है। जब डेथ रेट कम होता है, ड्रास्टिकली गिरता है, तो लोग जन्म फटाफट लेते हैं पर मरते कम है। तो उसका मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन बढ़ता जा चालू हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई देयर स्टार्ट्स अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और यही हुआ इंडिया सेकंड स्टेज में जब आया, अर्ली एक्सपांडिंग में 1921 के बाद आया, राइट? 1921 के पहले हम फर्स्ट स्टेज में ही थे, 1921 के बाद ही ये सेकंड स्टेज में आए। जो आज हम देख सकते हैं इजिप्ट, केन्या और इंडिया ये स्टेज से गुजर रहे हैं, और इंडिया में तो अभी बढ़ ही रहा है, पता नहीं इंडिया लेट एक्सपेंडिंग में कब आएगा। इंडिया स्टिल सेकंड स्टेज में ही है। थर्ड स्टेज में, फोर्थ स्टेज में आना जरूरी है, तब जाके ही हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज होना चालू करेगी, राइट? अगर थर्ड स्टेज में देखें लेट एक्सपेंडिंग में, तो उसमें क्या होता है कि बर्थ रेट भी गिरने चालू हो जाती है। इंडिया में बर्थ रेट गिरनी चालू तो हुई, पर अगेन इतनी ड्रास्टिकली नहीं गिर रही है जितनी गिरनी चाहिए। पर अगर आप ब्राजील जैसे देश में देखो तो वहां पे थर्ड स्टेज पे वो आ गए, और यहाँ पे भी पीक आ जाती है पॉपुलेशन की, राइट? ये पॉपुलेशन की पीक आ जाती है। फोर्थ स्टेज में देखो तो अगर आप देखो यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस, ये सब फोर्थ स्टेज में है। कहने का मतलब वहां पे पीक आ चुकी है, हमें पॉपुलेशन अभी बढ़ेगी नहीं, अभी पॉपुलेशन कम हो सकती है, राइट? और फिफ्थ स्टेज ऑफ ट्रांजिशन ये है कि जहाँ पे बर्थ रेट, यहाँ पे देख सकते हो आप, बर्थ रेट नीचे जा रहा है और डेथ रेट थोड़ा सा ऊपर है उसके। उसका मतलब ये होता है कि वो नेचुरल डिक्रीज हो जाएगा, पॉपुलेशन आप ही कम हो जाएगी, राइट? जो जर्मनी में देखने को मिल रहा है अभी, राइट? जापान भी मैं बोल रहा हूँ वो फिफ्थ स्टेज में आ चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि वहां पे ओल्ड पॉपुलेशन बढ़नी चालू हो गई है। समझ में आ रही है? सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेजेस है, इसको आपको सिर्फ याद रखने हैं, राइट? यहाँ पे सेकंड स्टेज पे हम 1921 के बाद आए, और उसके बाद हम सेकंड और थर्ड स्टेज के बीच में ही घूम रहे हैं। हम ना ही फोर्थ स्टेज में आए, ना ही फिफ्थ स्टेज में आए अभी तक। कुछ और समझते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में, डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में इंडिया में कैसी थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज उस जमाने में जब हमको आज़ादी मिली, वो आइदर अनअवेलेबल, या फिर व्हेन अवेलेबल, या तो अवेलेबल थी भी, दे वर हाईली इनएडिक्वेट, राइट? पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि वो थी नहीं, अनअवेलेबल थी। और अवेलेबल भी थी, व्हेन अवेलेबल, राइट, वो हाईली इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट एंड इनसफिशिएंट थी, प्रॉपर प्रोपोर्शन में थी नहीं। और इसीलिए हम देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जूम करके दिखा सकता हूँ आपको, कि पॉपुलेशन बहुत ही कमजोर थी इंडिया में। लोग हड्डी की दुकान की तरह रहते थे, खाना पीना मिलता ही नहीं था, माल न्यूट्रिशन बहुत था, माल नरिश पीपल लोग बहुत थे इंडिया में। और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से
इंडिया में डेथ रेट बहुत हाई था। वाटर एंड एयरबोर्न डिजीजेस, पानी से फैलने वाली बीमारियां या हवा से फैलने वाली बीमारियां, एयरबोर्न डिजीजेस, वो रैम्पेंट, रैम्पेंट यानी हर जगह थी। एंड दे टुक अ ह्यूज टोल ऑन लाइफ, और इससे काफी लोग मर रहे थे इंडिया में। द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वॉज क्वाइट अलार्मिंग। छोटे बच्चे जन्म होने के बाद जो मर जाते हैं, राइट, वो बहुत था इंडिया में, और वो अलार्मिंग था। यानी आप सोच भी नहीं सकते, यानी 20-24 तक का लोग मर जाते थे। बच्चे जितने भी जन्म लेते थे उसमें 1/4 बच्चे तो ऐसे ही मर जाते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी लो, लोग बहुत लंबा जिया नहीं करते थे। आपने भी सुना होगा आपके दादा या परदादा के टाइम पे कि काफी बच्चे जन्म लेके मर जाते थे, या काफी लोग बहुत अर्ली एज में मर जाते थे, 40-45 ईयर्स एज में। ये कुछ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो आपको जानने की जरूरत है। लिटरेसी लेवल अगर हम देखने जाए तो मेल में थी 9%, फीमेल में थी 7%, और ओवरऑल लिटरेसी रेट थी सिर्फ 16% इंडिया में। यानी लोग साक्षर ही नहीं थे, पढ़ना लिखना जानते नहीं थे। सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ना लिखना बोलना, उसे लिटरेसी है। एजुकेशन का मतलब होता है, व्हेन आई से द वर्ड एजुकेटेड, इट मींस यू हैव अ नॉलेज अबाउट सम सब्जेक्ट, दैट्स एजुकेशन। 1947 में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट तकरीबन 218+1000 थी, यानी 22% के करीबन थी। यानी 1000 में से 218 बच्चे मर जाते थे जन्म लेते ही। इन्फेंट मोर्टालिटी, इन्फेंट यानी बच्चा, मोर्टल यानी मरना, यानी व्हेन दे बॉर्न, राइट, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कितने बच्चे मर जाते थे, दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, राइट। तो कितने मर जाते थे? 218 बच्चे मर जाते थे 1000 में से। और इफ यू लुक नाउ, अभी अभी हम देखें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट तो कितना है, 63/1000। ये फिर भी हाई है, मैं बता दूं आपको, काफी कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, पर फिर भी ये हाई है। क्योंकि अगर अमेरिका और यूके और जापान जैसे देश में देखने जाए हम, तो यही इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है पता है? 6/1000। सिर्फ 6 बच्चे मरते हैं 1000 में से। यानी हम 10 गुना ज्यादा है हमारा आज भी उन लोगों के मुकाबले। उस जमाने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर्स थी, जो अभी 66 ईयर्स, और अभी अगर हम लेटेस्ट देखने जाए तो हमने 78 to 80 ईयर्स तक पार कर चुके हैं, राइट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो बहुत ही अच्छा है इंडिया में आज के दिन। ये क्लियर हो रहा है यहाँ तक? Yes, sir. Okay. Next important topic was occupational structure. इंडिया में ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा था? When I say the word occupation, it means कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन में लोग थे, राइट, क्या जॉब क्या कर रहे थे वो लोग, काम क्या कर रहे थे, दैट्स ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। देयर वाज अ ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन इन द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। अगर हम ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो हर एक प्रांतों में, हर एक रीजन के हिसाब से अलग अलग ऑक्यूपेशन था लोगों का, एक तरह का ऑक्यूपेशन नहीं था। Parts witness decline in the dependence of the workforce on the agriculture sector. इंडिया में कुछ पार्ट्स थे जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन दिखा गया, राइट। और मैंने बताया था उस जमाने में पूरा देश 3 प्रेसिडेंसी में डिवाइडेड था, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, राइट। तो उसमें से कुछ पार्ट्स ऐसे भी थे कि जिसमें एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस लोग नहीं थे। ज्यादातर इंडिया पूरा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट था, पर अगेन उसमें भी कुछ पार्ट ऐसे थे जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं था। जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, वो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं थे, वो लोग अपने ही कुछ इंडस्ट्रीज खोल के जॉब कर रहे थे। बॉम्बे, पूरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी नहीं, सिर्फ बॉम्बे, राइट, एंड बंगाल, बंगाल यानी आज का बंगाल, ये 3 ही पार्ट्स ऐसे थे जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंसी कम होती दिखाई दी। बट ऐसे भी पार्ट्स थे जहां पे इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स दिखा गया एग्रीकल्चर पे। यानी वो कौन से पार्ट्स थे? उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, राइट। ये 3 पार्ट्स ऐसे भी थे, उड़ीसा यानी ईस्टर्न में आया, राइट, राजस्थान एंड पंजाब, ये 3 पार्ट्स ऐसे थे जहां पे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ज्यादा थे। और पंजाब तो आज भी है, इवन यू नो, तो पंजाब में सबसे ज्यादा वीट ग्रो होते हैं,
और उसको आज भी वीट बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, दुनिया का वीट बॉल है वो। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की अगर मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे लोग 70 to 75% डिपेंडेंट थे ही, राइट, ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग। उसके बाद आता था मैन्युफैक्चरिंग जो 10% लोग डिपेंडेंट थे, और उसके बाद आता था सर्विस सेक्टर जो तकरीबन 15 to 20% लोग डिपेंडेंट थे उसके ऊपर। क्लियर? ये बहुत छोटा सा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अंडर द कॉलोनियल रेजिम। बेसिक, बहुत सा बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ कॉलोनियल रूल में, रेलवेज एंड रोडवेज। और ये मेजर इसका श्रेय जाता है किसको? ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने रेलवेज और रोडवेज स्टार्ट किया। इंडिया में अच्छे रोड नहीं थे, ना ही अच्छे रेल्स थे, पर ब्रिटिश ने स्टार्ट किया। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पोर्ट्स थे। पोर्ट्स क्यों बनवाए उन्होंने? क्योंकि उनको पता था कि उनको रॉ मटेरियल जब अगर ले जाना है अपने देश में, ब्रिटेन में, तो पोर्ट्स तो चाहिए। पोर्ट्स में ही शिप में वो लोग बोर्ड कर सकते थे, और बोर्ड करके यूके ले जा सकते थे, इसीलिए पोर्ट्स बनवाए। थर्ड, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सब जगह इन्होंने बहुत कुछ डेवलप करने की कोशिश की। वाटर ट्रांसपोर्ट भी इसीलिए क्योंकि उनका फायदा होता था, आर्मी को मोबिलाइज कर सकते थे। एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, देश में कभी बगावत हो जाए तो वो लोग ब्रिटिश आर्मी को संदेशा पहुंचा सके दूर दराज में, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, इसीलिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ। रोड कंस्ट्रक्टेड जो किए गए थे इंडिया में प्रायर टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश के आने से पहले भी, वो नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। आज के मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए तो वो ऐसे रोड थे ही नहीं। वो रोड थे पर वो कच्ची सड़क जैसे रोड थे, राइट। यहाँ पे अभी जो हम देख रहे हैं दामर के रोड या सीमेंट के रोड जो बन रहे हैं, वो ऐसे पक्की सड़क कभी थी नहीं इंडिया में। The roads that were built primarily serve the purposes of, उस जमाने में जो रोड्स बिल्ड किए गए ब्रिटिश ने जो करवाए, उसका पर्पस क्या था? सबसे पहला पर्पस, नंबर वन, द पर्पस वाज मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, इंडिया में आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए, एंड ड्रॉइंग आउट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। उनका ये भी मोटो था कि वो कंट्री साइड यानी गांव से लेके आर्मी को लाके, वो कंट्री साइड से लाके वो क्या ले जा सके? पोर्ट पे, क्योंकि जब वो पोर्ट पे ले जाएंगे तो आर्मी को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उनका तो दो ही पर्पस था रोड बनाने का, कि उनकी आर्मी जब भी जहां चाहिए वहां पे ट्रांसफर हो सके, और रॉ मटेरियल्स वो पहुंचा सके अपने घर विदेश। बट देयर ऑलवेज रिमेन्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स। इंडिया में फिर भी ऑल वेदर रोड्स बने ही नहीं, एक्यूट शॉर्टेज रहा इन द रूरल एरियाज। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं, सूरत में ही अगर हम देखते हैं, तो बारिश पड़ती है तो रोड में गड्ढे हो जाते हैं, राइट। सो वी डिडंट हैव स्टिल ऑल वेदर रोड्स। हमारे पास आज के दिन में भी अच्छे ऑल वेदर रोड है ही नहीं, क्योंकि आज भी ऐसे ही रोड्स है। अगर मैं बताऊं कि सबसे अच्छे रोड अगर किसी ने बनाया है भाई दुनिया भर में, तो वो थे इटली में। मुसोलिनी के टाइम पे सबसे अच्छे रोड बने थे इटली में, क्योंकि उसने फरमान जारी किया था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स खराब रोड बनाएगा उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा, और वो करता था, फांसी पे लटका देता था लोगों को। और इसीलिए आज भी इटली में जाओ अगर आप, तो इतने मस्त रोड बने हुए हैं, पत्थर के रोड बने हुए हैं लिटरली। मैं आपको बता दूं आपको कि वहां पे कितनी भी बारिश हो जाए, स्नोफॉल होता है वहां पे, तो भी कुछ नहीं होता वो रोड को। सरकार को एक भी बार करना नहीं पड़े। अब 100 साल बीत गए वो रोड बने हुए, फिर भी बहुत बढ़िया रोड है। और इंडिया में बहुत ही बेकार। आपने ये कभी मूवी देखा है खट्टा मीठा, अक्षय कुमार का? यस, देखना कभी। यस सर। राइट, कॉमेडी मूवी है, पहला फर्स्ट हाफ तो कॉमेडी है, देखना तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग पे कैसे रोड्स बनते हैं, राइट। वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर की तरह नौकरी करता होता है अक्षय कुमार, उसके ऊपर पूरा मूवी है, अच्छा, जस्ट सी टू इट। मोस्टली पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, गांव में जो रहते थे, दे सफर ग्रीवियसली फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज एंड फेमाइन्स, क्योंकि वहां पे कैलामिटीज बहुत आती थी। क्योंकि अगर आप 2 गांव में देखो तो वो रिवर्स के नजदीक थे, तो कभी बाढ़ आ जाती थी, फ्लड्स आ जाती थी,
फेमाइन यानी दुकाल हो जाता था, अकाल पड़ता था, यानी खाने के लिए अनाज नहीं होता था। तो ऐसा बहुत होता था गाँव में, राइट? सो रूरल एरियाज में अगर आप देखो तो बहुत सफर करते थे लोग। तो ब्रिटिश ने पहली दफा इंडिया में रेलवेज इंट्रोड्यूस की और वो थी 1850 में, 1850 में। आप देख सकते हो कि पहला जब प्रपोजल आया इंडिया में, राइट, तो मद्रास में टेस्टिंग की गई थी वो प्रपोजल पे। यहाँ में पिक्चर में आप देख सकते हो। द फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विद थाने इन 1854। पहली दफा ट्रेन जब दौड़ी थाने से बॉम्बे और बॉम्बे से थाने, वो 1854 का साल था और तभी इंडिया में रेलवे की शुरुआत हुई। मैं ये बोल सकता हूँ कि ब्रिटिश का अगर कोई एक अच्छा मात्रा काम हो तो वो था रेलवेज, क्योंकि रेलवे की मदद से ही ब्रिटिश ने अपना तो फायदा कर ही दिया, पर वो छोड़ के गए, क्योंकि वो रेलवे ऐसी चीज थी जो लेके नहीं जा सकते थे। और इसीलिए इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट ब्रिटिश के आने के बाद अगर ये कुछ हुआ हो तो वो रेलवेज के था। हम देखेंगे उसका रीजंस भी है। द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वेज। रेलवेज ने आके इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को दो तरीके से बदल दिया। सबसे पहला कि लोग अभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने लगे। सी पहले जमाने में लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे थे, बलदगाड़ी पे या घोड़े गाड़ी पे जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, राइट? जैसे गुजरात के लोग गुजरात में रहते थे, बहुत ज्यादा दूर जाते नहीं थे और उनको पता नहीं था कि चेन्नई में क्या है, बंगाल में क्या है। दे डोंट नो, बिकॉज ऐसे कोई रेलवे, कोई फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थी नहीं। और इसीलिए इंडिया के ज्योग्राफिकल बैरियर्स और कल्चरल बैरियर्स को तोड़ने के लिए कुछ काम किया गया हो, रेलवे किया। यस अपूर्व, अपूर्व यस सर। कुछ बोलना है? नो सर। ओके। सो अगर फर्स्ट टाइम अगर किसी ने ज्योग्राफी का कल्चरल बैरियर्स तोड़ने का कुछ काम किया तो वो था रेलवेज ने। इट फॉस्टर्ड आल्सो द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्योंकि रेलवेज की मदद से इंडिया में कमर्शियलाइजेशन चालू हुआ। क्योंकि लोग क्रॉप्स तो ग्रो करते थे, कैश क्रॉप्स, पर बेचे कैसे? जैसे नागपुर में बहुत अच्छी ऑरेंजेस बनती थी, अभी भी बनती है, पर उसको बेचा कैसे जाए पूरे इंडिया में? तो वो बेचने का जो तरीका जो स्टार्ट हुआ वो रेलवे की बदौलत हुआ, क्योंकि रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन चीप हो गया और चीप होने की वजह से ही हर एक के गुड्स दूसरी जगह पे बिकने लगे। जैसे सेफ्रन, केसर कश्मीर से आज पूरी इंडिया में बिकता है। कांचीवरम साड़ी अगर आप देखो तो साउथ इंडिया से लेकर पूरी इंडिया में बिकती। वैसे ही टी, स्पाइसेस, कॉफी, बहुत कुछ चीज ऐसी है जो बनती है कोई एक लोकल जगह पे पर बिकती है पूरे इंडिया में। और इसीलिए कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर चालू हुआ, एक नया युग चालू हुआ। मैं ऐसा भी बोलूँ तो गलत नहीं। इवन कल्चर बैरियर्स भी हमारे टूट गए। पहले बंगाल के लोग बंगाल में ही रहते थे, बंगाली लोग, राइट? चेट्टियार चेन्नई के लोग साउथ इंडिया में रहते थे। पर अभी क्या हुआ? अभी हर एक सिटी मेट्रो सिटी हो गया है। कहने का मतलब सभी के जात पात के लोग यहाँ पे रहते हैं, राइट? गुजराती, मराठी, बंगाली, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सब लोग रहते हैं, पंजाबी। अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है कि कुछ वर्गीय रहता है, एंड दैट्स व्हाई हमारे कल्चर बैरियर्स टूट चुके हैं अभी। इवन द सोशल बेनिफिट्स जो आपको मिले रेलवे से वो फार ग्रेटर देन द कंट्रीज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस। कंट्री को इकोनॉमिक लॉस तो हुआ था, पर उससे भी ज्यादा बेनिफिट किससे हुआ? हमको रेलवे से हुआ, राइट? ये पुराने जमाने की रेलवे है जो वो लोग बैलगाड़ी से चला रहे थे, राइट? वन ऑफ द ओल्डेस्ट पिक्चर, मैं तो जूम करके दिखा देता हूँ आपको। बुलॉक कार्ट रेल, राइट, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे एक मैप दिखा रहा हूँ आपको जो इंडिया का रेलवे का नक्शा है इन द ईयर 1909, 1909 का, राइट? ये रेलवे की नेटवर्क देख सकते हो। इंडिया में आज भी इंडिया इज द थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट और द लार्जेस्ट नेटवर्क अगर है रेलवे का तो वो है इंडिया में, राइट? आज भी। इवन दिस इज जस्ट अ मैप फॉर योर ऑब्जर्वेशन। ये उस जमाने का है
जब हम आजाद नहीं हुए थे, राइट, 1909 का। उसके अलावा भी ब्रिटिश ने कुछ और भी किया इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑल्सो डेवलप द इनलैंड ट्रेड एंड द सी लेन्स। अगर आप कोई यूरोप गए होंगे, वेनिस गए होंगे, इटली गए होंगे, तो आपको पता होगा कि वहां पे लोग नाव में सफर करते हैं, रेल में तो सफर करते ही करते हैं, साथ में नाव में भी करते हैं। इवन रिसेंटली मोदी जी ने ये भी स्टार्ट किया है कि गोगा से दमन, राइट, या गोगा से खंबात अगर आपको जाना हो तो देयर इज अ सी फेरी, राइट, फेरी रूट चालू किए हैं। तो ऐसे फेरी रूट डेवलप उन्होंने भी किया था। उनका तो एक्चुअली प्लान भी बहुत बड़ा था ब्रिटिशर्स का। उनको तो करना था गंगा से लेके कावेरी तक सभी नदियों को ज्वाइन कर देना था, जिससे दो फायदे होते। अगर ये ज्वाइंट हो जाते हैं तो मैं बता दूं आपको कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो लैंड से ज्यादा हो रहा है वो काफी डिवाइड होके सी रूट पे हो जाता, और इंडिया में कोई भी नदियां में बाढ़ नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर पानी भर जाता तो वो दूसरी नदियों में ट्रांसफर हो जाता जहाँ पे पानी कम है, और कहीं पे अकाल भी नहीं आता। उनका प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया था, पर वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। रीजन ये था कि बहुत पैसा लगता था ये प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इवन काफी इंडिया में भी काफी प्राइम मिनिस्टर्स आए जिन्होंने प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की कोशिश की, पर ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी तक वो लोग शुरुआत नहीं कर सके, क्योंकि इसके पीछे तकरीबन तकरीबन मैं आपको बता दूं 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स का खर्चा है। बहुत बड़ा खर्चा डॉलर्स है। पर अगर ये प्रोजेक्ट बन जाए ना, ये सी रूट का प्रोजेक्ट, तो इंडिया हर साल 1 ट्रिलियन रुपीज का पेट्रोल बचा सकती है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट है पेट्रोल, 60% इंपोर्ट हम पेट्रोल का करते हैं। तो 1 ट्रिलियन रुपीज का पेट्रोल यानी बहुत बड़ा हमको लाभ हो सकता है। पर ये प्रोजेक्ट बनने में भी 20 साल लग जाएंगे, 20 से 25 साल मिनिमम, अगर स्टार्ट भी आज करे तो इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट टू इम्प्लीमेंट। इंडियन वाटरवेज एट टाइम्स आल्सो प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल। उन्होंने उड़ीसा कोस्ट पे ऐसा बनाया था, राइट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, पर वो बहुत कॉस्टली निकला, अनइकोनॉमिकल निकला। यानी उसके खर्चे ज्यादा थे मेंटेन करने के, और उससे फायदा कम हो रहा था, और इसीलिए उन्होंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। पर ऐसा नहीं था उन्होंने इनलैंड वाटरवेज नहीं बनाए। केरला में जाओ, उड़ीसा में जाओ, आज भी आपको वहां पे इनलैंड वाटरवेज दिखते हैं, राइट, और वो ब्रिटिशर्स की देन है। इवन दे इंट्रोड्यूस द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। इंडिया में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का निर्माण किया ना। टेलीग्राफ क्या था? संदेशा पहुंचाना, जो रिसेंटली 2015-16 में बंद हो गया। 15-16 में टेलीग्राफ सेवा बंद हो गई इंडिया में। वो लास्ट दिन था जब मैं छोटा था, तब मैंने दिखाया टेलीग्राफ सिस्टम। वो डॉट एंड डैश की सिस्टम है, मोर्स कोड। जैसे कि मुझे आपको हैप्पी बर्थडे पहुंचाना है, आपको मैसेज, मैं रहता हूँ लेट्स से चेन्नई और आप रहते हो सूरत, और मैं आपको अगर सूरत में मैसेज पहुंचाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, टेलीग्राफ संदेशा भेजूंगा जो इलेक्ट्रिक कोड लैंग्वेज से जाता था। अब ये कोड लैंग्वेज कैसे वर्क करती है? ये कोड लैंग्वेज डॉट एंड डैश से वर्क करती है, जिसको हम मोर्स कोड लैंग्वेज बोलते हैं। अगर ये लैंग्वेज देखो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसका मतलब होता है 1। अगर इसको बोलना हो तो वो कैसे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ कैसे ट्रांसफर करेगा? उम, 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 उम। ये जो आप देख रहे हो ना, जो आवाज आ रही है, वैसे मोर्स कोड लैंग्वेज वैसे ही उसको मैसेज रिले करेगा, और दूसरी सिटी उसको कैच करेगा इलेक्ट्रिक की मदद से। 1 का मतलब क्या होता है, वो कौन सा संदेश है, हैप्पी बर्थडे है। 2 का मतलब क्या होता है, हैप्पी एनिवर्सरी है। वैसे सब मैसेज पास हो सकते हैं पूरे इंडिया में। ये बहुत अच्छी मैसेज सिस्टम थी, जो बहुत एक्सपेंसिव भी थी। अगर आपने ये मूवी देखा हो स्वदेश, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे एक एग्जाम्पल ऐसा दिखाया गया है, राइट, मोर्स कोड, जो इंडिया में बहुत प्रचलित थी ये सिस्टम। अभी ये सिस्टम बंद हो चुकी है। पर उन्होंने क्यों चालू की थी वो सिस्टम? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। उनका और कोई पर्पस नहीं था। The postal services, on the other hand, despite serving a useful public purpose, remain all through insufficient. इंडिया में पोस्टल सर्विस भी चालू हुई थी, पर वो इतनी आगे नहीं बढ़ी जो इंडिया में अभी। अगर हम देखने जाए, पोस्टल सर्विस बहुत अच्छा काम कर रही है, पर उस जमाने में बहुत ही वीक थी, राइट। वो इतनी अच्छे से आगे नहीं बढ़ी थी उस टाइम पे।
उसके अलावा भी काफी पब्लिक कंपनीज थी, राइट, जैसे कि टाटा एयरलाइंस थी, जो बाद में नेशनलाइज कर दी गई, सरकार ने अपने हस्तगत ले ली, जिसको आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। वो एयर इंडिया बनाने वाला टाटा ही था, राइट, जिसको टाटा एयरलाइंस के नाम से 1932 में जाना गया था। 1940 में ही ये टाटा एयरलाइंस को सरकार ने अपने अंदर ले लिया। तो ये था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। यस, यस सर। किसी को यस डाउट? सर। अच्छा, अभी आज मैं Yes. क्या करने वाला हूँ आपको,